Namaste 10th class. I hope you have completed your first chapter of economics. Now let's continue our revision cycle. We have revised first chapter of political science as well as first chapter of geography. And we have done one practice test on the basis of those two chapters as well. Now let's continue with nationalism in India. Today we will revise previous year questions of short answer and very short answer type. One more instruction that I would like to give you is while revising, I would suggest you to read the chapter from the NCERT word by word with understanding. Then read the questions from the evergreen to check your comprehension level and to check your understanding level. So if you know the answer of that question on the basis of your NCERT reading, try to attempt writing answers on the basis of your reading of the NCERT. So you are supposed to read answers of evergreen only when you are not able to get the exact answer in the NCERT. ठीक है, एवरग्रीन में से आपको सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं एनसीईआरटी समझ के पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड चैप्टर का पढ़ने के बाद। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं तो आपको एवरग्रीन से आंसर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी वाले आंसर्स ही मेंशन करेंगे। लेकिन अगर किसी आंसर को लिखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तभी आप एवरग्रीन से आंसर्स पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ सॉल्ट मार्च? नमक यात्रा का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है टू ब्रेक दी सोल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ना नमक यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। फिर हमारे पास इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स? आंसर इज खेड़ा, गुजरात। ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद में लॉन्च किया था, इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए चंपारण में और पीजेंट्स के लिए खेड़ा में किया था। अब हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट वाज सत्याग्रह? इसका आंसर आपकी एनसीईआरटी बुक में साइड में एक ब्लॉक दे रखा है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं कि सत्याग्रह इज अ पैसिव रेजिस्टेंस, एक निष्क्रिय विरोध है। ठीक है, यह एक आत्मिक बल है, इसमें शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ में कह रहे हैं नॉन वायलेंट मेथड, एक अहिंसक तरीका है मास एजिटेशन का। और इसका मतलब क्या है, इसमें फोकस किस पे होता है? पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। ठीक है, बिना हिंसा किए सच दूसरों के सामने उजागर करना। ठीक है, और सच की खोज करना। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह। फिर हमारे पास है दो सत्याग्रह मूवमेंट हमें महात्मा गांधी जी के बताने हैं। सबसे पहला हमारे पास है चंपारण 1916। इसमें मेन एजेंडा क्या था? जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स विरोध कर रहे थे। ठीक है, जिसको महात्मा गांधी ने लीड किया। फिर हमारे पास है खेड़ा 1917। यहाँ पे जो पीजेंट्स थे उनकी डिमांड थी कि क्रॉप फेलियर की वजह से वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, तो उनकी मांग थी कि कर को कम कर दिया जाए क्योंकि फसल खराब हो गई थी, तो वो उस कंडीशन में नहीं थी कि वो पूरा कर पे कर पाएँ। ठीक है, फिर हमारे पास है हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? डायरेक्ट आंसर महात्मा गांधी। साथ साथ आप ईयर भी लिख देना 1909, 1909 में महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज किताब लिखी जब वो साउथ अफ्रीका में थे। फिर हमें पूछ रखा है कि इसका एजेंडा क्या था, मेन थीम क्या है? तो इसमें बिल्कुल एनसीईआरटी में आपको एज इट इज़ लाइन मिलेगी, वहाँ लिख रखा है कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ब्रिटिशर्स आर एबल टू रूल ओवर इंडियंस बिकॉज ऑफ कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, and if Indians stop cooperating with Britishers, British rule would end in 1 year and स्वराज would come। उसमें महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ब्रिटिशर्स अंग्रेज भारत पर इसलिए शासन कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं, और अगर भारतीय उनका सहयोग देना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? अगर आप नोट्स वाली और जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो वो देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली मैंने 6 पॉइंट्स आपको बता रखे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट में। ठीक है, यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर दे रखे हैं, वो 6 पॉइंट्स अगर आप रिवाइज कर पाएँ तो उसमें सबसे पहले था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। ठीक है, ज़बरदस्ती सैनिकों को सेना में भर्ती करना, युद्ध के लिए सैनिक चाहिए थे। फिर हमारे पास इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया था। दूसरा जो हमारे पास है वो ये कि सरकार को पैसा चाहिए था वॉर के लिए, तो उन्होंने क्या किया? इनकम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक क्रॉप फेलियर हो गया था, फसल खराब हो गई थी। फिर उसका परिणाम ये हुआ कि खाने में कमी आई और जो चीज़ कम होगी उसकी कीमतें क्या होंगी? बढ़ जाएंगी, तो प्राइसेस इंक्रीज हो गए। ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया। तो ये हमारे पास 5 to 6 पॉइंट्स रहेंगे अंडर द हेडिंग इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेट मी रिकैपिचुलेट वंस अगेन। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, क्रॉप फेलियर, शॉर्टेज ऑफ फूड, इन्फ्लेशन, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ठीक है, फिर हमारे पास है व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट प्रपोज्ड रोलेट एक्ट? तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ब्रीफली रोलेट एक्ट के बारे में बताएंगे। रोलेट एक्ट वॉज लॉन्च इन 1919, 1919 में लॉन्च किया गया। इसको काला कानून, ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या था? इसमें ये था कि किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक अरेस्ट किया जा सकता है बिना कारण बताए। ठीक है, सो
जैसा कि हमें यहाँ पे दे रखे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन डिटेन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। फिर महात्मा गांधी जी ने इसके अगेंस्ट नेशन वाइड लेवल पे सत्याग्रह लॉन्च किया। ठीक है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स आ गई थी इसमें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए, एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ठीक है, इंडियंस के विरोध के बावजूद भी इस एक्ट को पास किया गया, इसलिए भारतीय उसका विरोध कर रहे थे, महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया। फिर 3 लोकल इश्यूज़ जिसपे सत्याग्रह लॉन्च किया गया। सबसे पहला चंपारण। चंपारण का आपको ईयर पता होना चाहिए, 1916। उसके बाद आप उसका एजेंडा लिखेंगे। ठीक है, ऑप्रेसिव पॉलिसीज, दमनकारी नीतियां जो थी प्लांटेशन वर्कर्स के अगेंस्ट, उसके विरोध चंपारण सत्याग्रह लॉन्च किया गया। खेड़ा सत्याग्रह में उनकी मांग थी कि फैमिन, सूखा पड़ने की वजह से और प्लेग महामारी फैलने की वजह से वो लोग रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, तो रेवेन्यू कम करने की उनकी मांग थी। अहमदाबाद सत्याग्रह कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया गया था। उसमें वो डिमांड कर रहे थे बेटर वेजेस, कि भाई सैलरी, तनख्वाह जो है उनकी बढ़ा दी जाए और वर्किंग कंडीशंस, काम करने की जो स्थितियाँ उनमें सुधार लाया जाए। फिर हमारे पास है व्हाट वाज रोलेट एक्ट, अभी हमने किया। ठीक है, हाउ डिड इंडियंस शो देयर डिसअप्रूवल, इंडियंस का क्या रिएक्शन था रोलेट एक्ट की तरफ, तो उसमें कहते हैं महात्मा गांधी जी रिएक्टेड शार्पली एंड डिसाइडेड टू लॉन्च ए नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, एक अहिंसक सविनय अवज्ञा उन्होंने इसके खिलाफ लॉन्च किया। ठीक है, रैली ऑर्गेनाइज की गई, वर्कर्स ने स्ट्राइक की, और सबसे इंपॉर्टेंट जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण तरीके से इसका उन्होंने विरोध किया। ठीक है, 1919 में, इसकी हम बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में वो इकट्ठा हुए। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, हु लॉन्च खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनको अली ब्रदर्स भी कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के साथ मिलकर। क्यों किया, क्यों ये इस प्लेटफॉर्म पे आए, तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड दे रखा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गया था। ठीक है, और ऐसी अफवाहें फैली कि जो वहाँ का ओटोमन एम्परर है टर्की के, उनको मुस्लिम वर्ल्ड अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे। ठीक है, और उनके अगेंस्ट बहुत एक क्रूर नीति अपनाई जा रही थी। ठीक है, एक संधि की गई थी जिसके तहत जो वहाँ के जो राजा थे उनकी जो पावर है, उनकी ताकतें बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। इसकी वजह से मुस्लिमों में बहुत गुस्सा था, और खलीफा की पावर को वापस बचाने के लिए और इस संधि ये ना लागू हो ओटोमन टर्की पे, इसके लिए खिलाफत कमेटी ने 1919 बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई, और वहाँ ये डिसाइड किया कि हम नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ लॉन्च करेंगे। फिर हमारे पास है वाई गांधी जी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने पहले 1919 में रोलेट सत्याग्रह किया, तो उसके बाद गांधी जी को महसूस हुआ कि हमें और ज़्यादा लोगों के पार्टिसिपेशन चाहिए वर्ल्ड वाइड, नेशनल वाइड लेवल पे, तो उन्होंने मुस्लिम्स और हिंदुओं को एक करने के लिए ये मुस्लिम इशू नॉन कोऑपरेशन के साथ जोड़ा। ठीक है, सो अ न्यू जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स यूनाइटेड, ठीक है गांधी जी, सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ। ठीक है, तो मुस्लिम लोगों को आंदोलन में शामिल करने के लिए खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन के साथ महात्मा गांधी जी ने जोड़ा। फिर हमारे पास है क्या तरीके महात्मा गांधी जी ने सजेस्ट किए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो नॉन कोऑपरेशन में 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो स्ट्रगल से रिलेटेड जिसमें विरोध किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या किया जाएगा। ठीक है, हम उसका विरोध करें तो उसके बजाय उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या लेकर आएंगे। ठीक है, तो जो विरोध वाले हैं वो हमारे पास है कि स्कूल कॉलेज बच्चों ने जाना बंद कर दिया, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, टाइटल सरेंडर कर दिए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, विधान परिषदों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, लोगों ने इनका विरोध, यहाँ इनका बहिष्कार किया, कोर्ट्स का, ठीक है, अदालतों का। फिर हमारे पास है ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, जो अंग्रेजी जो सामान होता था उसका विरोध किया गया, उसका बहिष्कार किया गया। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली और महात्मा गांधी तीनों का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, फिर हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन है, हाँ, इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन, क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, सबसे पहले फॉल इन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स होते हैं कि बाहर से हमारे देश में जो चीज़ सामान लाया जा रहा है, तो जो फॉरेन गुड्स बाइकआउट किया हमने, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। इसका मतलब है जो शराब की दुकानें थी उसके बाहर एंट्रेंस पे औरतें घेराबंदी कर लेती थी ताकि वो दुकान ना खुल पाएँ। ठीक है, फॉरेन क्लॉथ बर्नड इन। ठीक है, विदेशी कपड़े की होली जलाई जाती थी। तो इससे क्या हुआ, इम्पोर्ट जो ब्रिटेन की फैक्ट्रीज से भारत में जो कपड़ा आता था उसकी वो क्या आधा हो गया 1921 और 22 के साल में, और उसकी पैसे की कीमत भी लगभग आधी हो गई। ठीक है, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। ठीक है, व्यापारियों ने इस सामान में ट्रेड नहीं किया। बूस्ट फॉर इंडियन इंडस्ट्री, अब कुछ अल्टरनेटिव तो चाहिए। ठीक है, अगर हम वो सामान नहीं ले रहे हैं तो कपड़ा तो चाहिए। तो इससे क्या हुआ, जो इंडियन मिल्स थी और हैंडलूम्स थे उनको बढ़ने का, उनको अपना विकास करने का एक अवसर इसके थ्रू मिला।
हाँ जी, कमियाँ क्या रही, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म कैसे हुआ धीरे धीरे। तो इसमें सबसे पहला अब क्या, हमने फ़ॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट किया, तो उसकी जगह पे हमने क्या अपनाया, खादी। खादी होता है हाथ से बना हुआ और उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए वो क्या होता था, महंगा, तो पुअर लोग उसको खरीद नहीं पाते थे। नो अल्टरनेटिव, इसमें हमारे पास आएगा, लोगों ने, टीचर्स ने स्कूल्स जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस का बहिष्कार किया, ठीक है, अदालतों में नहीं गए वो, लेकिन उतने उस कम समय में इंडियन स्कूल्स को डेवलप करना, इंडियन कॉलेजेस बनाना, इंडियन कोर्ट्स इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल था। इसलिए आखिर में टीचर्स, स्टूडेंट्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वापस वो उन्हीं के गवर्नमेंट के स्कूल्स, गवर्नमेंट के कोर्ट्स में उनको जाना पड़ा। लोकल मूवमेंट विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, अच्छा है कि सभी लोगों का एक एजेंडा नहीं था कि ब्रिटिशर्स को हमें यहाँ से भगाना है, अलग अलग लोगों के अलग अलग उद्देश्य थे इस आंदोलन से जुड़ने के, ठीक है, अलग अलग लोगों ने स्वराज का अपने हिसाब से मतलब निकाला, ठीक है। फिर लास्ट जो हम इंसिडेंट्स डिस्कस करते हैं कि चोरी चोरा में वो मूवमेंट हिंसक हो गया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने उसको वापस ले लिया। फिर हमारे पास है जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919, उसका क्या असर हुआ, क्राउड टू, भीड़ जो है लोगों की वो सड़कों पे आ गई इसके विरोध में, ठीक है, स्ट्राइक्स हुए, पुलिस के साथ क्लैशेस हुए, सरकारी बिल्डिंगों पर, इमारतों पर लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है, और लीडर्स को ये समझ में आई बात कि हमें और ज़्यादा बड़ा बेस चाहिए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। काफ़ी ब्रिटिश राज पे इसका काफ़ी असर हुआ, उन्होंने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर्स फिर लेना इनके अगेंस्ट शुरू किए। फिर हमारे पास है प्लांटेशन वर्कर्स टू एट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क। तो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या मतलब था। प्लांटेशन वर्कर्स, हमने जब हम एनसीईआरटी अगर आप उठाएंगे तो वहाँ पे टॉपिक आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड, तो उसमें 3 केस स्टोरीज हैं, ठीक है, गोदाम मिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, फिर अवध किसान सभा का डिस्कशन आता है, और तीसरा हमारे पास आता है प्लांटेशन वर्कर्स इन असम। तो यहाँ पे क्या है, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कहीं भी हम आसानी से आ जा सकें। इसमें आप जरूर मेंशन करेंगे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जिसमें क्या था, ये ब्रिटिशर्स जो प्लांटेशन वर्कर होते थे उनको वो टी स्टेट्स छोड़ के जाने की, अपने घर पे वापस जाने की परमिशन नहीं देते थे, परमिशन लेके जाना होता था, या और परमिशन बहुत रेयर, बहुत कम उनको मिलती थी। तो जब प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो उन्होंने उन अथॉरिटीज़ का बहिष्कार किया और वो प्लांटेशन को, उन फील्ड्स को छोड़ के अपने गाँव में वापस जाने लगे, और उनको लगा कि अब तो स्वराज आने वाला है और हमें अपने गाँव में ही ज़मीन मिल जाएगी काम करने के लिए। वाई डिड ट्राइबल पीपल, अब ट्राइबल लोगों ने क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से वो जुड़े, जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं अपनी आजीविका के लिए, ठीक है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नई फॉरेस्ट पॉलिसी थी उनमें इनको 3 प्रोविजंस के थ्रू वहाँ के रिसोर्सेज लेने से मना कर दिया, उन्होंने फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लोज कर दिया, ठीक है, लोगों से बेगार करवाने लगे, बेगार मतलब बिना पैसे के काम करवाना, ठीक है, लोगों को उन फॉरेस्ट में से सामान नहीं लेने देते थे, फ्यूल वुड नहीं इकट्ठा करने देते थे, फ्रूट्स नहीं लेने देते थे, उनके एनिमल्स को वहाँ चढ़ने नहीं देते थे, ठीक है। तो इन सब की वजह से ट्राइबल लोगों में भी गुस्सा था और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना योगदान दिया। महात्मा गांधी जी ने इसको वापस क्यों लिया, महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 चोरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक वायलेंट इंसिडेंस हुआ जिसमें 20 पुलिस वाले मारे गए, और फिर गांधी जी को लगा कि अभी सत्याग्रह को नॉन वायलेंस की ट्रेनिंग और देनी पड़ेगी, और अभी लोग इस अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और कुछ कांग्रेस के लीडर्स भी जो ब्रिटिशर्स इलेक्शंस कंडक्ट कर रहे थे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू जैसे लीडर्स भी वायलेंट मीन्स का यूज़ करने लगे थे। तो इन सब वायलेंट जब टर्न होने लग गया मूवमेंट, तो महात्मा गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, क्योंकि बिल्कुल उनकी एसेंस थी कि नॉन वायलेंट मूवमेंट होना चाहिए। फिर हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इंडियन मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज्ड द ड्रॉबैक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 AD, ठीक है। एक कानून लेकर आई ब्रिटिश सरकार जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 AD, ठीक है। इसकी कुछ कमियां थी जिनसे इंडियन मेंबर्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के खुश नहीं थे। तो ब्रिटिश टोरी गवर्नमेंट ब्रिटेन की, जिसका मेंशन यहाँ पे नहीं है लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, उन्होंने 1927 में ये साइमन कमीशन बनाया, ठीक है। इसमें 7 मेंबर थे, 7 के 7 मेंबर ब्रिटिशर्स थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। और ये 1928 में बॉम्बे में लैंड हुआ, जहाँ ब्लैक फ्लैग्स गो बैक साइमन के स्लोगन से इसका स्वागत किया गया, ठीक है। इसमें स्वराज का कोई जिक्र नहीं था जो कि मेन डिमांड्स थे इंडियंस की, ये दूसरा कारण था इसको अपोज करने का। फिर हमारे पास लाहौर सेशन 1929 की क्या सिग्निफिकेंस है। इसी के बाद लाहौर सेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले
फॉर्मलाइज की गई और ये डिसाइड किया गया उसी सेशन में कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है। फिर हमारे पास है सोल्ट ही क्यों चुना महात्मा गांधी जी ने। सोल्ट एक ऐसी चीज़ है इसको अमीर और गरीब दोनों यूज़ करते हैं और सरकार ने इस नमक जैसी बेसिक चीज़ पे भी टैक्स लगा रखा था और गवर्नमेंट का एक अधिकार था, माने सिर्फ ब्रिटिश सरकार ही नमक बना सकती थी। तो ऐसी नीतियों के अगेंस्ट तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने सोल्ट को एक वेपन के फॉर्म में चूज़ किया ताकि सभी गरीब लोग भी इसमें भाग ले सकें। फिर हमारे पास है पुअर पीजेंट्स ने क्यों ज्वाइन किया। पुअर पीजेंट्स हैड देयर ओन प्रॉब्लम्स, दे वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लोअरिंग ऑफ रेवेन्यू बट ऑल्सो डिमांडेड रिमिशन ऑफ रेंट विच दैट फेल्ड टू पे ड्यूरिंग डिप्रेशन ईयर्स। डिप्रेशन ईयर्स हमारे पास आएगा 1929। ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारे पास है, उसके बाद आता है। तो फिर उनकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ, 1929 में कीमतें कम हो गई चीज़ों की, पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो उसकी वजह से किसानों को जो वो फसल उगाने में जो इनपुट डालते थे उसका उतना आमदनी उनकी नहीं हो पाती थी। ठीक है। सो इन सम पार्ट्स नो रेंट कैंपेन लॉन्च की। इसका सेकंड पार्ट है कि कांग्रेस का क्या रिएक्शन था। नो रेंट कैंपेन जब लोगों ने इन गरीब किसानों ने शुरू किया क्योंकि उनकी कंडीशन ही नहीं थी पे कर पाने की, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस ने क्योंकि उनको लगता था कि इसकी वजह से रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स साथ नहीं देंगे कांग्रेस का। ठीक है। सो इसीलिए इन पुअर पीजेंट्स को फिर लीड किया सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने। फिर हमारे पास है वाई डिड बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इंडियन ट्रेड को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हुआ। ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बहुत कम हो गए। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। ठीक है। तो उन्होंने कॉलोनियल पॉलिसीज़ का बहिष्कार करना शुरू किया। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। अच्छा, अब सरकार क्या करती थी, कच्चा माल ले जाती थी और सस्ता मशीन का बना सामान यहाँ भेजते थे। तो उन्होंने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाओ। ठीक है। फ्री ट्रेड, मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज इज टाइम एंड कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है। तो ब्रिटिश पॉलिसीज ऐसी थी डेलिबरेटली जो उनकी फैक्ट्रीज़ को बढ़ावा दें, मतलब उनकी फैक्ट्रीज़ में जो सामान बनते हैं उसके लिए इंडिया में मार्केट बनाया जाए और जो इंडिया की लोकल प्रोडक्शन है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। और जिसकी वजह से उन बिजनेसमैन को नुकसान होता था। फिर हमारे पास है हु लेड बिजनेस कम्युनिटी, कौन फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन में आते हैं मेन सिविल डिसोबीडियंस में। इसमें हमारे पास है मिस्टर पुरुषोत्तम दास, मिस्टर जेडी बिरला। और इनका क्या एटीट्यूड था, एक तो इन्होंने अपोज किया कॉलोनियल पॉलिसीज़ को। द इंडस्ट्रियल क्लास वॉज कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, सो दे रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़। उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट। उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, फॉर एग्जांपल इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। सॉरी, ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। फिर लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जेडी बिरला। इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. फिर फाइनेंशियल एड, इन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स। ब्रिटिश सामान को इन्होंने खरीदना बंद किया। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज इस टाइम इन, तो इनके लिए स्वराज का इंटरप्रिटेशन था कि ऐसा टाइम जब जो ब्रिटिशर्स की ट्रेड या बिजनेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हट जाएंगी। ठीक है। और हम बिना किसी बाधा के अपना व्यापार कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल क्लास ऑल्सो पार्टिसिपेटेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर। ठीक है। तो उन्होंने बहिष्कार कैसे किया, रैलीज की स्पेशली छोटा नागपुर रीजन में और बाइकआउट कैंपेन्स चलाए। उसके बाद हमारे पास है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 का क्या असर हुआ। ट्रेड बिल्कुल आधा हो गया। एज इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश, प्राइसेस इन इंडिया प्लंज्ड। वीट प्राइसेस इन इंडिया फेल बाय 50%। ठीक है। गेहूं की कीमतें आधी हो गई, जिसकी वजह से पुअर फार्मर्स को बहुत नेगेटिवली असर हुआ। एग्रीकल्चर बट द कॉलोनी रिफ्यूज टू गिव एनी रिलीफ। ऊपर से ब्रिटिश सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, टैक्स कम नहीं किए। ठीक है। कर्ज बढ़ गया। देवर फोर्स टू सेल मोर्टगेज, जिसकी वजह से उनका कर्ज बढ़ता जा रहा था। लोन ले रखे थे तो उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी। ठीक है। अपने जो एसेट्स थे, सोना जेवरात, वो सारे बेचने पड़े। जूट वर्कर्स को भी बहुत नुकसान हुआ। ठीक है। फिर महात्मा गांधी ने, ये कारण था इन 1929 ग्रेट डिप्रेशन भी, कि महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया।
द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस क्रीम फॉर अर्बन इंडिया बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस दोज विद फिक्स्ड इनकम, जिनकी फिक्स्ड इनकम थी उनको फिर भी कम असर हुआ, जैसे कि टाउन ड्वेलिंग लैंड ओनर्स हु रिसीव्ड रेंट्स, ठीक है, मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉई नाउ फाउंड देमसेल्व्स बेटर ऑफ, एवरीथिंग कॉस्टलेस, हर चीज़ की कीमत कम हो गई थी। इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्री एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज एंड द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन। फिर हमारे पास है वाई वॉज सिविल डिसोबीडियंस कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस अब क्यों वापस लिया। When Indian leaders were arrested, angry crowd demonstrated in the streets of Peshawar facing armored cars and police firing many were killed। आपको याद हो तो 6 अप्रैल 1930 दांडी, जब उन्होंने नमक का बनाया दांडी के तट से, उसी समय वहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मेन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। अ मंथ लेटर व्हेन गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, उन्होंने इंडस्ट्रियल वर्क शुरू किया। फ्राइटन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, उन्होंने बहुत उनको दबाया, उन प्रोटेस्ट को। पीसफुल सत्याग्रह को अटैक किया गया, बच्चों को पीटा गया, ठीक है। कांग्रेस, फिर लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को इन्वाइट किया गांधी इरविन पैक्ट के लिए, ठीक है। और इन सभी वायलेंट मेथड्स की वजह से महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। हु डिज़ाइन दिस स्वराज फ्लैग, व्हाट वर फीचर्स ऑफ दिस फ्लैग। महात्मा गांधी जी ने डिज़ाइन किया था, 3 कलर थे, रेड ग्रीन एंड वाइट। 8 लोटस थे, ठीक है, वो शो करते थे 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, अंग्रेजों के अंडर जो प्रोविंसेस थे, भारत के जो हिस्से थे। एक मून था, वो शो करता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, ठीक है। पीपल यूज टू कैरी द फ्लैग होल्डिंग इट अलॉफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस। व्हाई डिड महात्मा गांधी जी री लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब री लॉन्च क्यों किया। आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस ने बाइकआउट किया, ठीक है, उसमें डोमिनेंट स्टेटस दिया गया था जो कांग्रेस को मंजूर नहीं था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी गए, लेकिन वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं मानी गई, तो उन्होंने री लॉन्च किया आने के बाद। आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक, दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेल होने के बाद बिजनेस ग्रुप्स इतने एंथुसियास्टिक नहीं थे, उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। सो दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़, उनको लग रहा था कि मिलिटेंसी बढ़ने वाली है, उसकी वजह से बिजनेस नेगेटिवली इफेक्ट होगा। सो मिड 1920s द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक हिंदू महासभा, सो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स। अब नॉन कॉपरेशन में तो खलीफा इशू को हमने जोड़ के महात्मा गांधी जी मुस्लिम्स को एक प्लेटफॉर्म पे ले पाए, लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि हिंदू महासभा से ज़्यादा एसोसिएट कांग्रेस लीडर्स लगने लगे लोगों को, तो मुस्लिम्स ने अपने आप को कांग्रेस की एक्टिविटी से दूर रखा, ठीक है। द इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, बिजनेस क्लास ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लेकिन जो वर्किंग क्लास थी नागपुर के अलावा उन्होंने ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडस्ट्रियलिस्ट वर सपोर्टिंग मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट दिस वॉज बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट वर सपोर्टिंग मूवमेंट कांग्रेस वॉज इलेक्टेड टू, ठीक है। और कांग्रेस ने इसलिए नहीं एडमिट किया, ज़्यादा वर्कर्स को ज़्यादा सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको लगता था कि जो रिच बिजनेस क्लास है वो फिर मूवमेंट से दूर हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अप्रैल 1919 गांधी जी ने रोलेट के अगेंस्ट हड़ताल की। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसका अमृतसर हत्याकांड भी नाम है, वो हुआ। फिर 1921 जनवरी 1921, यहाँ आप अपनी एनसीईआरटी रेफर करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। वहाँ एक्स्ट्रा क्या मतलब यूजफुल इन्फॉर्मेशन, वहाँ है कि नागपुर सेशन 1920 दिसंबर 1920 में डिसाइड किया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। फिर जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया, ठीक है। फरवरी 1922 चोरी चोरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश वायलेंट हो गया था, इसलिए वापस ले लिया गया। दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को फॉर्मलाइज किया गया, लाहौर में हुआ था सेशन। 1930 इंपॉर्टेंट वन, अम्बेडकर जी ने डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन बनाया। मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, जो दांडी यात्रा है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, कहाँ से कहाँ तक, साबरमती से दांडी तक। मार्च 1931 में महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म किया, वायलेंट हो गया था। दिसंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इरविन के साथ। 1932 में महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा लॉन्च किया। दिस इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल रिवाइज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी. I request all of you to start practice answer writing of these questions in a fair notebook and do send pic of your homework on my WhatsApp today. Thank you.